नमस्कार साथियों, मैं मनी एक बार फिर आपके अपने परिवार संघर्ष अकेडमी प्रयागराज की धरती से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। साथियों, संघर्ष अकेडमी प्रयागराज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए जाना जाता है। तो हम आज आए हैं कक्षा 10 रिवीजन क्लास भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 को है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश क्या है। और साथियों, ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा इसका स्पीड लिमिट तेज रहेगा। तो आइए देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। साथियों, प्रकाश के बारे में हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि प्रकाश क्या है। तो तुरंत मन में एक आंसर भी आ जाता होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की संवेदना है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण, तो आइए देखते हैं, अगर प्रकाश एक ऊर्जा है तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते होंगे। और साथियों, किसी भी ऊर्जा में विशेष गुण पाए जाते हैं, और जैसे प्रकाश एक सरल व सीधी रेखा में चलता है, और साथियों प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कभी भी तिरछी गमन नहीं करता, एंगल के रूप में भी होता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश के दूसरे गुण को। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और साथियों, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, उसमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपारदर्शी होता है, जो वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। और साथियों, हम लोग अक्सर देखे होंगे रात के समय जब हमारे ऊपर प्रकाश किया जाता है तो हमारा एक प्रतिबिंब बनता है, जिसे छाया कहते हैं। ये तिरछे छाया के रूप में होता है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो साथियों, यहाँ तक प्रकाश को हम लोग जान लिए तथा प्रकाश के गुण के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। साथियों, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? उच्च कोटि की किया हुआ पृष्ठ, और जैसे साथियों दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तन हो जाना है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी के ऊपर डालेंगे और उसी माध्यम में प्रकाश परावर्तित हो जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं, आइए हम देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं। हम दो नियम को क्या देखें, हम क्या पढ़ें, तो आइए हम समझते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। नियम नंबर 1, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। I बराबर R था। नियम नंबर 2 में है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। ये
परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोगों ने प्रकाश के गुण, प्रकाश के घटना जैसे परावर्तन के नियम को देख लिए हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं साथियों, छाया किसे कहते हैं। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित करती प्रतीत होती हैं। साथियों जाहिर सी बात है, प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहाँ से प्रकाश टकराएगा और जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण होती हैं वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होते हैं या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, वहाँ प्रतिबिंब बनता है। साथियों यहाँ तक हम सबका क्लियर हो गया। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। साथियों जहाँ पे प्रतिच्छेदित होती हैं वहाँ पे वास्तविक बनता है तथा जहाँ पे प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है वहाँ पे आभासी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब इस पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो साथियों आइए देखते हैं कि इसे प्रयोग के माध्यम से देखते हैं प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा भी हम बना सकते हैं। दर्पण निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण से हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु दर्पण से दूरी होती है। और साथियों इसका मेन अर्थ ये है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से जितना होता है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से जितना होता है उतना ही वस्तु की दूरी दर्पण से होता है। और साथियों जैसे 3 मीटर के बाद प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से, वैसे 3 मीटर के पहले वस्तु भी होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। तो आइए देखते हैं कि पार्श्व परिवर्तित क्या है। पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। तो साथियों सीधा सा बात है कि प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। गोली दर्पण, गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोली दर्पण में साथियों दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। और साथियों जो अंदर की ओर वक्रित होता है, जो अंदर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण होता, तथा जो बाहर की ओर वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो गोली दर्पण सीधा सा है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। और तथा जो गोले के पृष्ठ के बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, उत्तल और अवतल दर्पण में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण और तथा जो नीचे की ओर होता है उसे अवतल दर्पण। ऊपर उत्तल, नीचे अवतल, सीधी सी बात है। हाथ की हथेली लीजिए, ऊपर वाला भाग उत्तल दर्पण होगा, नीचे वाला भाग अवतल दर्पण होगा।
गोली दर्पण में समानतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। तो साथियों, गोली दर्पण में गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता। और केंद्र से पी ध्रुव के बीच में जो त्रिज्या बनती है, ट्रेंगल बनता है, वो ट्रेंगल बनता है, उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और तथा दर्पण को एम तथा एन से दर्शाते हैं तथा वक्रता त्रिज्या को आर से प्रयुक्त किया जाता है तथा सी और ध्रुव वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो बिंदु होता है उसे यफ से दर्शाते हैं तथा यफ तथा पी के बीच की दूरी को पी का फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। और साथियों, ध्रुव को समझे कि किसे कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को केंद्र सी से तथा दर्पण के बीच, फिर से देखिए, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, यम तथा यन के केंद्र को, जो केंद्र होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। और जैसे आप लोग देखेंगे, यम तथा यन के बीच के केंद्र को ही ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है तथा साथियों, ये पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो आइए देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है। पी तथा सी से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह पी तथा सी पर एक अभिलंब होता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। और साथियों, वक्रता केंद्र सीधी सी बात है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है तथा उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः सी अक्षर से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। और साथियों, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और साथियों, सीधी सी बात, सी तथा पी के बीच की दूरी को आर वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से निरूपित किया जाता है। द्वारक किसे कहते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे एम तथा एन, और जैसे एम एन, दर्पण को जिस माध्यम में हम दर्शाते हैं उसे ही एम एन अर्थात द्वारक के रूप में दर्शाया जाता है। फोकस, मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित होती हैं। किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो आइए देखते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं चित्र के माध्यम से। फोकस यफ वाला है साथियों। तो आइए देखते हैं फोकस में क्या बोल है। जैसे वक्रता त्रिज्या के समांतर जब किरणें हम डालें तो जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के समांतर वक्रता त्रिज्या के समांतर जिस बिंदु को काटती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस भी हो गया। आइए हम देखते हैं अगला किसे कहते हैं। फोकस दूरी क्या किसे कहते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी का कहते हैं। इसे एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। और साथियों, जिस बिंदु पर मुख्य फोकस, जिस बिंदु पर किरणें काटती हैं वहाँ पे मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस से पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। छोटे द्वारक क्या है,
छोटे और गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा निरूपित किया जाता है। और साथियों जहाँ पे हम r को जानेंगे वहाँ 2f कर देंगे। और साथियों फोकस दूरी सदैव c तथा p के बीच में आधे को कहा जाता है, वहीं पे काटती है। इसलिए जहाँ हम वक्रता दूरी को ज्ञात करेंगे, वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करेंगे, वहाँ पे फोकस दूरी को दोगुनी कर देंगे। तो आइए देखते हैं और साथियों अगले स्टेज में अवतल दर्पण के किरण आलेख बनाने के कुछ नियम। और साथियों जब प्रतिबिंब बनता है उसके कुछ नियम, प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम, तो आइए देखते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं। तो साथियों आप लोग ध्यान दीजिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर के किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरणों को जब हम डालेंगे, इसके समांतर किरणों को डालेंगे, यहाँ से टकराकर जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे फोकस दूरी कहते हैं। ये नियम नंबर 1 को ध्यान देंगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। और साथ ही नियम नंबर 2 को हम देखेंगे। जब अवतल दर्पण में हम नियम नंबर 2 को देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो साथियों यहाँ पे कह रहा है अवतल दर्पण जो है इससे मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर अर्थात इसके समांतर निकल जाती है। हाँ साथियों, ये नियम नंबर 1 का जस्ट उल्टा है, ऐसा जरूर होता है। हमारा नियम नंबर 3 क्या कहता है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाती है। और साथियों नियम नंबर 3 कह रहा है अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र से, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाती है। जो ये वक्रता केंद्र C से है, इससे गुजरने वाली किरण उसी दिशा में वापस हो जाती है। ये नियम नंबर 3 कहता है। तो आइए देखते हैं नियम नंबर 4 किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित हो जाती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाता है। और साथियों ये सेम उसी प्रकार है। यहाँ से एक तिर्यक रेखा हम डालेंगे, C से इसकी जितनी दूरी उस तरफ होगी रेखा डालने की तरफ, उसी तरफ प्रतिबिंब C तथा प्रतिबिंब के बीच में उतनी ही दूरी होगी, अर्थात इसके बीच में जो कोण बनेगा वो दोनों समान होगा, I बराबर R। यही हमारा नियम नंबर 4 कहता है। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब किसे कहते हैं? वस्तु को। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब वस्तु के द्वारा बनने वाली छाया को। जब वस्तु अनंत पर होता है तो वो फोकस दूरी पर बनता है, बिंदु साइज के रूप में अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब C से परे होता है अर्थात
अनंत और सी के बीच में होता है तब एफ तथा सी के बीच में बनता है। जैसे जैसे प्रतिबिंब आगे बनता है वैसे वैसे जैसे जैसे प्रतिबिंब और बिंब का स्थान सी की तरफ बढ़ता है, फोकस दूरी की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे एफ तथा सी से प्रतिबिंब दूर चला जाता है। और साथियों, हमारे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो प्रतिबिंब फोकस दूरी के साथ आगे चलता है वैसे वैसे वो बिंब फोकस दूरी के साथ आगे चलता है, वैसे वैसे फिर वो प्रतिबिंब फोकस दूरी से दूर होता चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं। जब सी पर बनता है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, समान साइज में वास्तविक तथा उल्टा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथियों, जब प्रतिबिंब सी पर बनता है और वस्तु भी सी पर रहता है, समान साइज में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, सेम वहीं पे बनता है जहाँ पे वो होता है, तो बहुत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सी तथा एफ के बीच में सी से परे बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा एफ पर अनंत पर बन जाता है, अत्यधिक बड़ा बन जाता है, वास्तविक तथा उल्टा बन जाता है। पी तथा ई के बीच में दर्पण के पीछे एकमात्र प्रतिबिंब बनता है। जब पी तथा एफ के बीच में बिंब रखा जाए तो विवर्धित बहुत बड़ा बन जाता है और आभासी सीधा बन जाता है और दर्पण के पीछे बन जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि वस्तु बिंब की स्थिति बिंब अर्थात वस्तु किरण आरेख। जब हम वस्तु को रखते हैं तो हमें एक प्रतिबिंब वो बनता है अर्थात छाया बनता है। तो वो कहाँ पे बनता है, उसका किरण आरेख हम देखते हैं। तो वस्तु मानिए अनंत पे रखा है। तो साथियों, पहली बात तो आप ये नियम नंबर 4 तक पढ़ें। नियम नंबर 5वां ये जानिए कि अवतल दर्पण में वस्तु जितना बड़ा होगा और जितना दूरी पर होगा, वस्तु जितना बड़ा होगा जितने दूरी पर होगा, तो प्रतिबिंब उतना छोटा और उतने नज़दीक बनेगा। जी हाँ साथियों, आप ये हमारी बात ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि वस्तु अनंत पर है, बहुत 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 दूर, तो वस्तु बहुत दूर है तो बहुत छोटा बनेगा। वस्तु जितनी दूरी होगा प्रतिबिंब उतना छोटा बनेगा। तो आइए हम किरण आरेख के माध्यम से देखते हैं कि हमारा वस्तु कहाँ है। तो ये प्रतिबिंब हाँ सॉरी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा वस्तु अनंत में रखा हुआ है। तो ये अनंत पे रखा हुआ है, यहाँ से दो किरण प्रवाहित होंगी। तो वो देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब चलती हैं तो ये मुख्य फोकस पर काटती हैं, और जब सी के समानांतर मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें चलती हैं तो मुख्य फोकस पर काटती हैं। तो देखिए, हमारा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बिंदु रूप में जितना दूर होगा उतना छोटा बनेगा, अर्थात ये बिंदु रूप में बना है। तो हम आशा करते हैं साथियों कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि वस्तु जितना दूर होगा उतना छोटा बनेगा। और इसमें नियम लगा है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो वो मुख्य फोकस बिंदु पर काटती हैं। तो यहाँ पे फोकस पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि जब वस्तु हमारे सी से परे हो साथियों, एक बात जानिए कि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो गया और सी से परे है, अर्थात सी और अनंत के बीच में, अर्थात सी के परे, सी से बगल, सी पर नहीं साथियों, सी से बगल उस तरफ अनंत और सी के बीच में। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा वस्तु बिंब की स्थिति सी से परे हो। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा वस्तु ए पर अर्थात सी से परे है। तो यहाँ पे आपने फिर क्या देखा है आपने कि जब किरणें
और देखिए यहाँ पे ये है, आपने देखा कि आपने देखा वस्तु को, वस्तु ए बी है, तो यहाँ से एक किरण चल रही है जो परावर्तन के पश्चात हमें फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो और हाँ, दूसरी किरण यही बिंदु बी से तिरछी प्रतीत हो रही है। तो ये तिरछी निकलती है तो फोकस बिंदु पर काटती हुई फिर अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिंदु बी पर, बी डैश पर काटती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बिंदु बी डैश ए डैश हमारा मुख्य अक्ष से, और जिस बिंदु पर ये काट रही है, बी डैश पर काट रही है, वहाँ से वहाँ तक हमारा वो छाया बनता है। तो ये यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, सी से परे है, तो ये सी और एफ के बीच में बनेगा। जी हाँ साथियों, आपने अनंत पर देखा था फोकस बिंदु पर बन रहा है, जब सी से परे, सी के बगल है, तो सी तथा एफ के बीच में बन रहा है। तथा ये, हाँ जी हाँ, आपने देखा कि ये ए डैश बी डैश से छोटा बन रहा है। हमने क्या बताया, सी से परे वस्तु है, तो ये एफ तथा सी के बीच में बन रहा है। ये ए बी से ए डैश बी डैश छोटा है। जी हाँ साथियों, ये आपने देखा कि ये ए बी से ए डैश बी डैश छोटा बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति सी से परे है, अनंत तथा सी के बीच में है, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच में बन रहा है, और तथा ये वस्तु से छोटा बन रहा है। वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। क्या हो रहा है साथियों, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा सी तथा एफ के बीच में बन रहा है। तो हाँ, वो मतलब ये एफ से परे बन रहा है, सी से परे वस्तु है तो एफ से परे प्रतिबिंब बन रहा है साथियों। हाँ, आपको हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला स्थिति। हाँ, कौन कौन सा स्थिति हुआ, एक बार हम फिर से देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो वो बिंदु रूप में फोकस पर बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, एकदम बिंदु रूप में बन रहा है। साथियों, अवतल दर्पण में वस्तु जितना बड़ा होगा, बिंदु अर्थात प्रतिबिंब उतना छोटा है। जब वो अनंत पर खूब बड़ा अनंत पर है, अनंत दूरी से, तो वो बिंदु रूप में फोकस दूरी पर बन रहा है। और साथियों, खूब बड़ा को एकदम कैप्चर छोटा कर ले रहा है, ये वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, सी से परे, सी तथा एफ के बीच में, तो ये प्रतिबिंब बिंब की स्थिति अर्थात वस्तु की स्थिति सी तथा एफ के बीच, सी से परे है, अनंत तथा एफ के बीच में है। तो वो जब दो किरणें प्रतिच्छेदित होकर ये ए डैश बी डैश पर काटती हुई प्रतीत हो रही, हमें बिंदु बी डैश पे काटती हुई प्रतीत हो रही, तो वहीं पे ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, और ये एफ से परे अर्थात सी तथा एफ के बीच में ए बी, वस्तु ए बी। जैसा कि साथियों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हम अपने अगली स्थिति 3C, अगली स्थिति 3 पर चलते हैं, जहाँ वस्तु की स्थिति C पर है। तो आइए देखते हैं कि हम क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा जादू खेला जा रहा है। तो देखिए, हमारे वस्तु की स्थिति ए बी है जो सी पर है। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये सी पर है, सी पर है, वस्तु की स्थिति हमारे सी पर है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और परावर्तन के पश्चात, आप बिल्कुल सटीक जान लीजिए, नियम नंबर 4 तक आप बिल्कुल जान लीजिए, जो हमने बताया उसको एकदम
गांठ बांध के अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं तो मुख्य फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस से गुजरती हैं। तो पहली किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाते हैं। दूसरी किरण वहीं बिंदु बी से चलती हैं और मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और साथियों, आप लोग जान लीजिए कि अगर किरणें मुख्य फोकस से चलेंगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जब चलेंगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाएंगी। ये आप ध्यान दीजिए। और जैसा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से काटती हैं और मुख्य फोकस से चलती हैं, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर काटती हैं। जो किरणें, ध्यान दीजिए हमारा ये बात, ये बिंदु सी पर बनती हैं। कहाँ पे? बिंदु सी पर समान साइज में। जी हाँ साथियों, हमने आपको बताया था जितना अधिक रहेगा उतना ही छोटा बनेगा, जितना नज़दीक रहेगा उतना समान साइज पे बनेगा। जी हाँ साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे समान क्यों बन रहा है। और देखिए, अवतल दर्पण एक गोला है और गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। जब ये केंद्र पर ही चलती हैं, समान दूरी पर है तो समान दूरी पर बनेगा, और समान साइज पे बनेगा साथियों। और क्योंकि ये एक निश्चित दूरी पर है ना, तो हाँ साथियों, आपने यहाँ तक देखा कि ये समान दूरी पर है, समान केंद्र। यार, एक गोले के केंद्र पे बन रही है तो समान दूरी पर हुई तो समान साइज में बनेगा। हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु के समान वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है सी पर समान दूरी पर, अनंत पे बिंदु रूप में, तथा सी से परे तो सी तथा एफ के बीच में, एफ से परे बनेगा। तो सुनिए, हम आपको एक लाइन के माध्यम से समझाते हैं कि जब अनंत पर है तो ये एफ पर बन रहा है, यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे बना, जब यहाँ पे आया तो यहीं पे बन गया। तो आप क्या देख रहे हैं आप बताइए हमें। हम ये बता रहे हैं कि जब अनंत पर है तो एफ पर बन रहा है बिंदु रूप में, जब सी से परे है तो उससे थोड़ा छोटा बन रहा है, एफ से परे बन रहा है, एफ के बगल बन रहा है। जब सी पर आ गया तो सी ही पर समान साइज में बन रहा है। तो वो साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब ये सी पर बनेगा तो वहीं सी पर बनेगा, समान साइज में बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा ये अवतल दर्पण हमेशा बनेगा। तो जैसा कि हमें अब हम आशा करते हैं कि आपको 3 भी समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम 4 में क्या है। तो हाँ, क्या क्या बचा। तो देखिए, अनंत वाला हो गया, सी से परे वाला हो गया, सी पर हो गया। तब क्या बचा? सी तथा एफ के बीच में बचा। यार, सीधी सी बात है, सी तथा एफ के बीच में, अर्थात एफ से परे। और साथियों, अगर बिंदु की स्थिति अर्थात अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ बन रहा है, अगर आपको ये पता हो गया तो आपको सीधी सी बात है कि सब कुछ पता हो जाएगा। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति भी आप देखेंगे कि वही आएगा जो हम अभी किए होंगे। तो आइए देखते हैं कि वस्तु ए बी कहाँ पे है? सी तथा एफ के बीच में है, सी तथा एफ के बीच में है। तो एक किरण बिंदु बी से, वस्तु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो आप बिंदु की स्थिति कहीं पे रहे, अर्थात वस्तु की स्थिति कहीं पे रहे,
अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो सीधी सी बात है कि मुख्य फोकस से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरी किरण बिंदु बी से ही मुख्य फोकस से होकर चलती है तो परावर्तन के पश्चात सीधी सी बात है भाई कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो हमने देखा कि वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो आपने क्या देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जब सी तथा एफ के बीच में है तो सी से परे बनेगा। साथियों, हमने अभी आपको बताया था कि जब वस्तु की स्थिति सी से परे हो, अर्थात अनंत तथा सी के बीच में है, तो वस्तु की स्थिति सी तथा एफ के बीच में आएगी। तो सेम उल्टा हो गया साथियों, वो वस्तु से थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो यहाँ पे सेम उल्टा हो गया, सी तथा एफ के बीच में वस्तु की स्थिति हो गई तो सेम बात है, सेम उल्टी बात हो जाएगी। ये सी से परे बनेगा और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और लेकिन साथियों वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा। जी हाँ साथियों, अवतल दर्पण में एक स्थिति छोड़ के सभी, जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, अवतल दर्पण में एक स्थिति छोड़ के अभी मैं आगे बताऊंगा, अवतल दर्पण में सदैव वास्तविक तथा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, जस्ट उल्टा बनेगा उसका। तो जैसा कि अब हम समझ लिए हैं कि आपको 4 भी समझ में आ गया, किरण आरेख 4 भी समझ में आ गया। तो अब 5 में देखते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ। आप बताइए, हमने अभी अवतल दर्पण में क्या क्या हल किए। पहली बात तो अनंत वाला हल किए, दूसरी बात अनंत तथा सी वाला हल किए, फिर सी वाला हल किए, फिर सी तथा एफ के बीच वाला हल किए। अब हम एफ वाला हल करेंगे। कौन साथियों? अब हम एफ वाला भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं एफ वाला। जब वस्तु की स्थिति एफ पर हो, जब वस्तु की स्थिति एफ पर हो अर्थात फोकस पर ही हो जाए, तो आप बताइए क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि बिंदु बी से एक किरण चलती है और परावर्तन के पश्चात तिरछी किरण जाती है बिंदु बी से, और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है और बिंदु सी से होकर वापस लौट जाती है। जी हाँ साथियों, हमने आपको अभी समझाया था नियम नंबर। अब हमें ये नहीं डिनोट हो रहा है कि वो नियम कौन सा था, मैं ये नहीं डिनोट कर पा रहा हूँ। और लेकिन हम नियम में समझाए थे कि जब वक्रता केंद्र से गुजरेगी, परावर्तन जब तिरछी हम डालेंगे, मुख्य फोकस से डालेंगे, तो ये वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु की वो गुजरेगी। और दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो मुख्य फोकस से ही काटेगी साथियों, चाहे जहाँ से चले। फोकस बिंदु से हमने किरण डाला मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो मुख्य फोकस पर ही काटेगी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ कहीं न कहीं काट रही है। जी हाँ साथियों, हमने बताया था कि जब बिंदु एफ पर बना था बिंदु रूप में प्रतिबिंब, तब उसकी स्थिति अनंत पर थी, वस्तु की स्थिति अनंत पर थी। वो लेकिन आज भी अनंत पर वस्तु की स्थिति बन रही है। आप कहाँ देख रहे हैं, जब वस्तु की स्थिति एफ पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत में ही बन रही है, जस्ट उल्टा हो रहा। अगर आप सी तक याद कर लिए, उसके बाद याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खूब अच्छे से कर जाएंगे। तो यहाँ तक आप फुल एकदम खूब अच्छे से समझ गए होंगे, हम ऐसा आशा कर रहे हैं। और हाँ, अवतल दर्पण में सीधी सी बात है, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु की स्थिति एफ पर है तो अनंत पर रहेगी प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ तक आप बिल्कुल
एकदम अच्छे से होंगे। साथियों, अगर अब अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो परीक्षा बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। आप एक बार दो बार इसे देखिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक एक स्थिति का छोटा वीडियो बनाऊंगा, तो जिसे बोलते हैं वो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। और उसमें आप खूब अच्छे से देखिएगा, एक एक मिनट का वीडियो। और उसमें भी नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आइए देखते हैं अब कौन सी स्थिति बची। हाँ, ये यहाँ तक मैंने स्थिति आपको बार बार दोहराया क्योंकि मैंने, जिससे आपको याद हो जाए। अब पी तथा यप के बीच में बनेगा स्थिति। क्यों? पी पर तो बनेगा नहीं, वो काहे से भाई? पी अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का केंद्र ही पी है। उस दर्पण के जो बीच का भाग होता है, उस दर्पण के पृष्ठ पर, पृष्ठ अर्थात दर्पण के ही बीच का भाग, दर्पण के जो बगल बगल ये गोला सा है, उसका बीच का भाग पी अर्थात ध्रुव से हम लोग डिनोट करते हैं। बिंदु पी से हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो वो स्थिति पर अब बनेगा नहीं, तो उसके यप तथा बीच के बीच में जब वस्तु को रखा जाए तो कहाँ बनेगा? तो आइए देखते हैं। वस्तु की स्थिति ए बी, बिंदु पी तथा बी के बीच में है अर्थात पी से परे है। पी तथा यप के बीच में है अर्थात पी से परे है। तो हम देखेंगे कि एक किरण तिरछी जाती है, एक किरण तिरछी जाती है यहाँ से, और उसी दिशा में सीधे वापस हो जाती है बिंदु सी से, वक्रता केंद्र से टकराकर सीधे वापस चली जाती है उसी दिशा में। और दूसरी किरण जब हम डालते हैं तो ये पी बिंदु से नियम नंबर 4 हमारा यही था कि जब हम तिरछा डालते हैं तो उतनी ही दूरी पर तिरछे में परावर्तित हो जाती है। तो ये तिरछे में परावर्तित, तो हमने क्या देखा कि ये यहाँ साथियों, मैंने अभी बताया था कि एक बिंदु छोड़कर अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, सिर्फ एक को छोड़कर। तो ये बिंदु पी तथा यप के बीच वाला स्थिति छोड़कर अवतल दर्पण में सदैव वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब इसमें सीधा बन रहा है। हाँ, इसमें क्या बन रहा है? इसमें सीधा बन रहा है, सीधा आभासी तथा दर्पण के पीछे बन नहीं, आपको दिख नहीं रहा है। जब सेम उसी प्रकार आप देखिए कि जब 12 बज जाता है, 12 बज के दोपहर में, हमें वस्तु का छाया दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि यही स्थिति पर होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो क्या छाया बनता ही नहीं? छाया बनता है साथियों, वो बहुत ज़्यादा लाइट होने के कारण हमें नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए ये दिखाई नहीं देता, दिखाई होता, प्रतीत होता है, महसूस होता है कि ये वहाँ पे बन रहा है, सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और बहुत बड़ा रूप में बनता है, सीधा बड़ा आभासी बनता है बिंदु पी तथा यप के बीच में। वो साथियों, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आइए हम देखते हैं, हम एक पैराग्राफ बनाए थे, एक ग्राफ बनाए थे। तो आइए हम देखते हैं कि वो ग्राफ क्या है। वो साथियों, ये यहाँ पे आप भली भांति परिचित हैं, इससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने छवों को खूब अच्छे से समझाया है, आपको खूब अच्छे से बताया है आपको। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आप देखिए कि क्या है। वस्तु की स्थिति
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये वही है जो अभी मैंने पढ़ाया छबो। वस्तु की स्थिति मैंने बताया था, जब अनंत पर हो तो आपको सीधे से बोल देना चाहिए कि फोकस पर बिंदु साइज में। अनंत पर वस्तु बहुत बड़ा है तो वो बहुत छोटा, उसका प्रतिबिंब बिंदु साइज में बनेगा। अत्यधिक छोटा मतलब बहुत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ तक देखा वास्तविक तथा उल्टा ही प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ तक सिर्फ एक पी तथा एफ के बीच में आभासी सीधा बनता है बस। यहाँ तक आप याद कर लीजिए कि पांचों में, शुरू से पांचों में वास्तविक तथा उल्टा ही बनता है। तथा सी से परे हो तो यह एफ तथा सी के बीच में बनता है। आपने देखा सी से परे तो एफ से परे छोटा बनेगा, हाँ जरूर छोटा बनेगा। और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, आप निसंदेह बता सकते हैं। सी पर जब वक्रता केंद्र समान दूरी पर रखा रहेगा बिंदु, उस समान दूरी पर वस्तु की स्थिति रहेगी तो समान साइज में बनेगा। तो सी पर ही प्रतिबिंब की स्थिति बन रहा है और समान साइज में बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। सी तथा एफ के बीच में, यहाँ से आप फिर क्या देख रहे हैं, आप फिर देख रहे हैं कि सी से परे ये मिल गया। किससे मिल गया, देख लीजिए। सी से परे एफ तथा सी के बीच में अब उल्टा हो रहा है, अब बड़ा बनने लगा। अभी तक छोटा बना था, अब बड़ा, और लेकिन वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा। एफ पर अनंत पर आपने देखा, एफ पर अनंत पर आप ये खूब अच्छे से देख रहे हैं कि अत्यधिक बड़ा, हाँ उसमें अत्यधिक छोटा बना था, इसमें अत्यधिक बड़ा बन रहा है, क्योंकि अब जस्ट उल्टा होने। अब आप देखिए पी तथा एफ के बीच में दर्पण के पीछे बन रहा है, विवर्धित बड़ा बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है। यहाँ तक आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर आप बता सकते हैं, आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि आगे क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, आपको खूब अच्छे से पता होगा कि हम लोग देख रहे थे अवतल दर्पण। तो साथियों, हम लोग ये क्यों प्रतिबिंब बना रहे थे, इसका क्या यूज है हमारे जीवन में, क्या है। और साथियों, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ा करें तो 3-4 चीज़ दिमाग में हमेशा रखें कि इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। पहली बात, इसको हमेशा दिमाग में रखें, इसको हम क्या क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, और हम इसको पढ़ रहे हैं तो किस रूप में पढ़ रहे हैं। जिस रूप में किताब में लिखा है वही रूप में पढ़ रहे हैं, या दूसरा कुछ हमारे मन में उचल रहा है। हम पढ़ रहे हैं होता दर्पण, समझ में आ रहा है कि हमें वो लेंस। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण जो वो प्रतिबिंब हम लोग बना रहे थे, तो उसका यूज कहाँ पे है, कैसा है। अवतल दर्पण के उपयोग, और साथियों देखिए कि इसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में। हम इसका उपयोग देखते हैं। सामान्य टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। साथियों, वाहनों की हेडलाइट में जो लेंस की का प्रयोग होता है, हेडलाइट जो वो लेंस नहीं, वाहनों के जो बगल के शीशे होते हैं वो उत्तल दर्पण के होते हैं, मान रहा हूँ। और लेकिन टॉर्च में, सर्च लाइट में जो थोड़ा छोटा, इसमें छोटा और बड़ा दोनों हो जाता है, जहाँ की आप जान रहे हैं कि ठीक से, जैसे कि अगर वस्तु का स्थिति अनंत पर है तो वो छोटा हो जाएगा, और ये वस्तु की स्थिति पर वो निर्भर करता है। तो
टॉर्च सर्चलाइट वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज करने के लिए प्राप्त किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और जैसा कि साथियों, जब बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं तो सी के बाद वाला स्थिति होता है, और जैसे यफ वाला या यफ तथा पी के बीच वाला नहीं, यफ वाला हो तथा यफ से परे वाला स्थिति का ये लोग प्रयोग करते हैं। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, जब आप नाई के यहाँ बाल कटाने जाते हैं तो जो वो सामने शीशा लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल या उत्तल? तो सीधी सी बात है, वो अवतल दर्पण होता है। सौर भट्ठियों और सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और साथियों हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा एक शब्द आया कि सौर भट्ठियों, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। और साथियों, जब केंद्रित करने के लिए, इसका मेन उदाहरण ये हुआ केंद्रित करने के लिए कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। सूर्य कहाँ पे है? अनंत पर है साथियों। जैसा कि हमारे वैज्ञानिक ने नाप लिया है, हम जानते हैं कि लेकिन वो बहुत दूर है, बहुत दूर है, अनंत है। ये फिजिक्स की भाषा में सूर्य अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो वो फोकस पर बनेगा, एकदम बिंदु रूप में बनेगा। तो इसको केंद्रित करने के लिए सौर भट्ठियों तथा सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, अवतल दर्पण तक आपका वो पूरा हो गया, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण तक हम देख चुके। अवतल दर्पण के क्या प्रतिबिंब बनते हैं, स्थिति क्या होती है, किस रूप में बनते हैं, कैसा बनता है, तो ये सब देख चुके। प्रकाश देख चुके, परावर्तन देख चुके। तो अब देखते हैं कि दर्पण के हमने दो प्रकार देखे थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और किरण के हम लोग 3 प्रकार देखे थे, समांतर और आभासी, अपसारी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बाद उत्तल दर्पण आता है। उत्तल दर्पण क्या है? पहली बात, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश, आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण के परिभाषा हमने आगे देख चुका है। तो आइए देखते हैं कि जैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ कहाँ होता है, तो हम उत्तल दर्पण में भी देखते हैं। उत्तल दर्पण में लिखा गया है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। साथियों, प्रतीत होती हैं अर्थात हमने अवतल दर्पण में देखा था कि वहाँ पे विवर्धित बड़ा बना था, आभासी बना था और प्रतीत हुआ था, हमें प्रतीत महसूस करा दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे भी दर्पण के पीछे ही बनता है और साथियों महसूस कराता है। और साथियों एक बात और जान लिए, अवतल दर्पण ऐसे होता है, उत्तल दर्पण ऐसे होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल एकदम निसंदेह क्लियर होना चाहिए। और साथियों इसको हल्के में ना लें। ये यूपी बोर्ड के परीक्षा में 5-6 अंकों का वो रखता है, दिलवाने का ठीका रखता है। जी हाँ साथियों, इसने ठीका ले रखा है कि यूपी बच्चे के प्रत्येक बच्चे को हम 5 अंक दिलाने का जज्बात रखते हैं। अगर आप में साहस है तो आप इसको रट डालो और 5 नंबर ले जाओ। हम देखते हैं कि क्या है यूपी बोर्ड कक्षा 10 में क्या क्या सिलेबस में है। हम आपको बताते हैं, लाइट एंड
इलेक्ट्रिक है। विद्युत एवं प्रकाश ही सिर्फ 2 चैप्टर मुख्य रूप से है। यही 2 चैप्टर से फिजिक्स में से आपको लगभग कितने नंबर मिलेंगे पता है? आप बताइए हमें। आपको मुख्य रूप से ये 100 नंबर का होता है, जिसमें से 23 नंबर दिलाता है। 23 नंबर, यही 2 चैप्टर है सिर्फ। 23 नंबर से 3 नंबर का एक पर्यावरण वाला छोड़ दीजिए, ऊर्जा का संसाधन जो है उस नाम से, नहीं तो ये 20 नंबर अकेले फिजिक्स से दिलाता है। और 20 नंबर में से इसका हिस्सा कितना हुआ? कम से कम 7 से 8 नंबर इसी टॉपिक से आते हैं दर्पण से, 5 नंबर इससे आते हैं, 5 नंबर लेंस से आते हैं साथियों। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 घंटे मन लगा के पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका। हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा 1.5 घंटे का है, और 1.5 घंटे में हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद आपको मिलेंगे एनालिसिस में, और यहीं से आएगा। जिस दिन नहीं आया तो हम चैनल बंद कर देंगे अपना। तो ठीक है, हम देखते हैं कि उत्तर दर्पण किसे कहते हैं। उत्तर दर्पण से हमने देखा उत्तर दर्पण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हमने आगे देखा, और इससे बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के नियम हैं, इसमें ये नियम है। तो और देखिए, उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। इसमें कहा गया है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये है। उत्तर दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण चलती हैं तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से अपसरित होती हैं। परावर्तन से पश्चात साथियों ये मुख्य फोकस से अपसरित होती हैं। मुख्य फोकस, गोले का फोकस तो यही होगा। तो ये अपसरित होती प्रतीत हो रही हैं साथियों, ये अपसरित होती प्रतीत हो रही हैं। आपने देखा, यही है। आपको ये नहीं समझ में आया होगा, मैं जान रहा हूँ। देखिए, उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से परावर्तित होती प्रतीत होती हैं। आपने नियम नंबर 1 में क्या देखा? उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। आपने यहाँ तक देखा। नियम नंबर 2 को हम देखेंगे। उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी। आप ये क्या देख रहे हैं? उसका जस्ट उल्टा, उत्तर दर्पण से गुजरने वाला, मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण, ये देखिए, ये मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। आपने उसका जस्ट उल्टा देखा था। आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए, उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। ये यहाँ से मुख्य फोकस है, इससे गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। नियम नंबर 3 को देखेंगे। उत्तर दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित होती हैं। इसमें क्या कर रहा है? उत्तर दर्पण के वक्रता केंद्र से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, ये ऐसे गया, ये ऐसे निकल गया, उसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। ये नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 1 में क्या था कि वो मुख्य अक्ष के समांतर चलता है तो मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित होती प्रतीत होती हैं। और तथा मुख्य फोकस से जब गुजरता है तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती प्रतीत होती हैं। अब इसमें वक्रता केंद्र से गुजरता है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। आपने इस नियम नंबर 3 तक आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए।
तो हम देखेंगे नियम नंबर 4 को। उत्तर दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। सिंपल बात है। उत्तर दर्पण बिंदु P अर्थात ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती हैं। ये यहाँ से आया, ये यहाँ से तिर्यक ही निकल गया। जी हाँ, इसमें कहा गया ये यहाँ से आया, मुख्य P बिंदु से तिर्यक ही निकल गया। तिर्यक आया तो आपतित या परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनती हैं। आपतित या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष आपतित और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं, अर्थात I बराबर R। ये आपने शुरू से ही पढ़ रहे हैं, I बराबर R। बस रूप चेंज हुआ है, नियम वही सब है। रूप चेंज हुआ है। और उत्तर दर्पण में आपको दिखाई देता था, उत्तर दर्पण में प्रतीत हो रहा है, वही सब है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप लोग हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने परीक्षा का तैयारी कीजिए था। ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पॉलिटेक्निक, IIT और IERT का तैयारी कर रहे होंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और एक क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में ही 5 नंबर नहीं फंसेगा। पॉलिटेक्निक में 4 नंबर, उसमें IERT में 4 नंबर, IIT में 2 नंबर तक फंसेगा जरूर साथियों। बस रूप चेंज रहेगा थोड़ा सा। आप कंपटीशन में बैठेंगे तो सोच लीजिए कंपटीशन में कैसे आएगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, रूप घुमा के रहेगा। तो आइए देखते हैं उत्तर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार। इसको अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसको आपको अभी नहीं समझ में आएगा। कहिए क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा नहीं कि कैसे बनेगा, सिर्फ नियम को पढ़ा है। तो देखते हैं किरण आरेख को, तब उसको हम देखेंगे। तो हमारा किरण आरेख क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। देखिए, उत्तर दर्पण सेम अवतल दर्पण का उल्टा होता है। इसमें हमें प्रतीत होता है न कि दिखता है। अवतल दर्पण में दिखता है न कि प्रतीत होता है। समतल दर्पण में सीधे चला जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब वस्तु अनंत पर हो, किरण आरेख नंबर 1 में हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो ये आपने देखा, आपने क्या देखा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। यहाँ पे भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, मुख्य फोकस से गुजरती हैं साथियों। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर आभासी सीधा तथा बिंदु रूप में बनेगा। अनंत पर भी बिंदु रूप में बनेगा। ये बनेगा नहीं, बनती प्रतीत होती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तित होती हैं तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, और वस्तु की स्थिति अनंत पर होता है तो इसमें भी बिंदु रूप में मुख्य फोकस पर बनेगा। सेम वही कंडीशन है साथियों। बस हाँ, मैंने बताया कि सेम वही कंडीशन है, बस थोड़ा सा आकार रूप में थोड़ा सा चेंजिंग है। आप लोग दिमाग लगाओ, सब आप लोग जानते हैं। हनुमान जी एक शब्द के लिए रामायण में बहुत प्रसिद्ध थे। हनुमान जी को सब चीज़ ज्ञान था। उनको समझाया गया कि आप कर सकते हो, ऐसे आप भी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, और लेकिन आप करते नहीं। हिंदी में एक महावीर नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद थे कि क्या नाम था, वो लिखे थे कि हम इंडियन, हम भारतीय रेल के इंजन नहीं, रेल के डिब्बे हैं। इंजन जिधर लेकर चली जाती है हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन हम
खुद तो चल नहीं सकते, दूसरे के इशारे पर चलते हैं। तो हम वो छोड़िए, वो हिंदी आप लोग जानते हैं। तो हम देखते हैं कि उत्तर दर्पण में वस्तु की स्थिति 2 अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में। वस्तु की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव को डिनोट करते हैं P से, तो वो P के बीच में होता है। तो अनंत तथा दर्पण बिंदु P से होता है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें निकलती हैं वो मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं, और जो मुख्य फोकस से हम लोग यहाँ से किरणें आपने देखा था कि ये C से गुजरती हैं। तो हम फिर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ से जो एक किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ से जो जाती हैं वो वृत्तकेंद्र से। तो ये AB F से परे बनेगा, P से परे है, F से परे बनेगा, P से परे है, F से परे बनेगा। छोटा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी व सीधा बनता है तथा बनता हुआ प्रतीत होता है, या बनता नहीं है। सीधी सी बात है, बनता हुआ मुझे प्रतीत होता है। तो हम यहाँ तक हो गए। हम इसे जो छोड़े थे इसको भी देख लें। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। जब अनंत पर हो तो फोकस पर दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का आभासी सीधा, इसमें 2 ही बनता है, अनंत तथा P के बीच में। तो P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे बनता है, और छोटा आभासी तथा सीधा। इसमें हमेशा छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। 2 ही स्थिति, अनंत पर दर्पण P तथा P के बीच में, अनंत पर। तो चलिए ये हो गया। और उत्तर दर्पण के उपयोग। उत्तर दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। उत्तर दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य रखता है। साथियों, इसमें लिखा गया है कि उत्तर दर्पण का मुख्य उपयोग वाहनों में प्राथमिकता दी जाती है। और क्योंकि साथियों बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को और बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक छोटे से दर्पण में, उत्तर दर्पण में इसे केंद्रित किया जाता है, और ड्राइवर सब देख सकता है। बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में इसमें सामर्थ्य होता है। ये एकदम छोटा देता है, वस्तु जितनी दूरी होगी उतना छोटा दिखाएगा, और जितना नज़दीक होगा उतना बड़ा दिखाएगा। तो ये ड्राइवर को देखने में आसान होता है। जो ड्राइवर के बगल बगल वो जो 2 कांच लगे होते हैं जिससे वो देखता है, तो इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दुकानों में, इनका उपयोग सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। उस साथियों कुछ दुकानें में जैसे सिक्योरिटी रीजन से इसका उपयोग बहुत दूर तक का क्षेत्र देखने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह पार्टी, यहाँ तक हम देखेंगे। सिर्फ दर्पण तक आप देखेंगे, कल लेंस चालू करेंगे जरूर आपको 5 नंबर यहीं से फंसेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। बिंब हमेशा, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि जो वस्तु हम रखते हैं दर्पण से हमेशा बाईं ओर रखते हैं। इसका अर्थ है दर्पण का बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। अगर वस्तु बाईं ओर रखा जाएगा तो प्रकाश बाईं ओर से चलेगा दाईं ओर की तरफ। इसमें यही बताया गया, सिंपल सी बात है। आप जान सकते हैं कि अगर हम टार्च दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ मारेंगे तो सीधी सी बात, दाईं से मारेंगे बाईं तक जाएगा, हो गया हिसाब सफा। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जो ध्रुव होता है P, यहीं से मुख्य अक्ष तक सभी दूरियां आगे या पीछे का नापते हैं। सीधी सी बात है यार, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से अगर हमारे आगे नापो चाहे पीछे, यहीं से नापोगे ना, और कहाँ से नापोगे? कोई एक स्थान होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। तो बिंदु P है एक केंद्र में, अब कहो केंद्र में C भी है, नहीं भाई वो गोले का केंद्र का C है।
और लेकिन दर्पण का केंद्र P है। जो दर्पण का वो बाहरी परत है, दर्पण के पृष्ठ का केंद्र P है, इसलिए उसके आगे से नापो चाहे पीछे से, वहीं से नापा जाता है। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x माइनस अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस x तथा अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। इसमें कहा गया है कि यदि हम दाईं ओर नापते हैं, बाईं ओर दर्पण में वस्तु की स्थिति रखा जाता है, तो हम दाईं ओर नापेंगे। दाईं ओर नापते हैं तो प्लस x नापा जाता है, मतलब कि प्लस मानते हैं, और बाईं ओर मानेंगे। साथियों, जब बाईं रखा गया है जैसे कि वो अनंत पर बनेगा, अगर बाईं ओर नापेंगे तो हमेशा वस्तु की स्थिति अनंत पर बनेगा, तो वो माइनस में जाएगा। साथियों, बिल्कुल सही बात है, आप लोग ध्यान दीजिए। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर प्लस मापी जाती हैं, अर्थात धनात्मक ना, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर माइनस नापी जाती हैं। सीधी सी बात है। तो चिन्ह पर पाटी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर पाटी को, ऐसे ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये इसमें दिखाया गया है कि बिंब बाई की ओर प्लस, नीचे माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, मतलब इधर माइनस इधर प्लस, यही दिखाया गया है। और कुछ दिखाई, यह दर्पण है, ये यम तथा यन आपतित प्रकाश की किरण है, यही सब दिखाया। एक्स और ये P है, सब यही सब दिखाया गया है, आप ले लीजिए। और बिंब की दूरी हमेशा U होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अवतल की ऋणात्मक, उत्तल की धनात्मक होती है। U हमेशा चाहे जिसमें हो हमेशा ऋणात्मक होती है। यह सूत्र है, दर्पण का सूत्र है। और V प्रतिबिंब की दूरी, U बिंब की दूरी, ये फोकस दूरी। और साथियों, यहाँ तक हमने देखा। कल हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। इसी में एक छोटा पार्ट है आवर्धन। गोली दर्पण का उत्पन्न व आपेक्षिक विस्तार होता है, जिसमें ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा। साथियों, सीधी सी बात है कि जब हम वस्तु को रखते हैं तो एक प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है, छोटा होता है तो कितना छोटा होता है, उसकी ऊंचाई का अनुपात के रूप में किया जाता है। तो आवर्धन कहते हैं। कितना बड़ा कितना छोटा नापने के लिए जिसे हम कहते हैं वो आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब, इसका सूत्र नापने का H' और मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई प्लस m बराबर, और यही होता है ये। और ये, हाँ, मान लीजिए कि m बराबर माइनस V तथा U। हाँ, इसमें प्रतिबिंब की दूरी और बिंब का दूरी भी मिला देंगे तब भी आ जाएगा। तो धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको अपने अगले क्लास में। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका जीवन पथ मंगलमय हो, तथा आप अपने जीवन पथ में कभी भी विचलित ना हो। यही हमारा ईश्वर से दुआ